हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास जो होगी हमारी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ लिया है कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडिया में, किस तरीके से मुगल्स रूल करते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में जिसमें हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से रेसिस्टेंस होता है। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का। सो आज की क्लास जो है हमारी वो होगी सिखिज्म के बारे में कि किस तरीके से जो सिखिज्म है वो राइज होता है इंडिया में, कैसे वो रेसिस्ट करते हैं मुगल्स को। और ये जो वॉरफेयर होती है, जो इतने इन्वेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसका लोगों की लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है और ये हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से एक शेप देता है। और जो इस चैप्टर का जो नेम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, तो इंडियन टेरिटरी पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से एक फाइनल पॉलिटिकल मैप हमें मिलता है इंडिया का। वो सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो राइज ऑफ द सिखिज्म या फिर राइज ऑफ सिख्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हम मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे कि गुरु नानक जी ने किस तरीके से सिखिज्म को फाउंड किया, उसकी फाउंडेशन रखी। और जो उनके मेन गुरु रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से रेसिस्ट किया मुगल्स को। सो फाउंडेड बाय गुरु नानक इन 15th सेंचुरी। जो सिख धर्म है ये गुरु नानक जी के द्वारा 15th सेंचुरी में फाउंड किया गया था, यानी कि इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो गुरु नानक जी ने करी थी। इनके जो मेन गुरु रहे हैं जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ रेसिस्ट किया, मुगल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो रहे गुरु अर्जन सिंह, गुरु तेज बहादुर। आप जो आज का जीटीबी नगर देखते हो दिल्ली में, वो उसकी जो फुल फॉर्म है वही है गुरु तेज बहादुर, और ये गुरु तेज बहादुर जी के नाम पर ही है। तो ये वो गुरु रहे हैं सिखों के जिन्होंने मुगलों को रेसिस्ट किया, जिन्होंने खालसा की फाउंडेशन रखी और जिन्होंने यूनाइट होकर रूल करने की बात करी। गुरु गोविंद सिंह फॉर्म द खालसा इन 1699। तो खालसा ग्रुप जो था उसकी स्टैब्लिशमेंट जो है गुरु गोविंद सिंह ने करी 1699 में। और उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने सिखों को जो है मुगल एम्पायर के थ्रू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एक लास्ट गुरु रहे महाराजा रणजीत सिंह, वो ऐसे रहे कि इन्होंने सिखिज्म को और भी ज़्यादा फ्लॉरिश किया, यूनिफाइड किया, और इन्होंने सिख एम्पायर जो है इस्टेब्लिश कर दिया था 19th सेंचुरी में। और इन्होंने मुगलों को भी, मतलब जो इनके मुगलों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, मुगलों ने जितनी बार भी अटैक करने की कोशिश करी, बट हर बार क्या होता था कि मुगल जो है वो कहीं ना कहीं चूक जाते थे और वो कभी भी सिखिज्म को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। जो सिख टेरिटरी रही, जो पंजाब वाला रीजन रहा, उन एरियाज को कभी कॉन्क्वेट नहीं कर पाए वो पूरी तरीके से, क्योंकि जो सिख गुरु थे वो अपने में ही, मतलब उनके बीच में यूनिटी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हमेशा मुगलों को रेसिस्ट किया। तो इसमें आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि फाउंडेशन किसने रखी सिखिज्म की, और इनके मेन गुरु कौन से रहे, खालसा दल किसने बनाया, और रणजीत सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने सिखिज्म को किस तरीके से फ्लॉरिश किया और कौन सी सेंचुरी में किया। बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो हमें यहाँ पे मेनली क्या ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था और मुगल्स के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो थी एक अनस्टेबल सल्तनत रही है, एक अनस्टेबल टाइम पीरियड रहा है डायनेस्टीज़ का, जहाँ पे राजा जो है स्टेबल नहीं रहे और डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने रूल किया। तो मेन चीज़ क्या रही दिल्ली सल्तनत में, तो जो सुल्तान होता था, जो सल्तनत का राजा जिसको हम कहते हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, जो अपने मिनिस्टर्स को, अपने ऑफिशियल्स को, या फिर हम नोबल्स की बात करते हैं उनको असिस्ट करता था। यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स और नोबल्स हुआ करते थे वो सुल्तान की गाइडेंस में काम करते थे। इन्होंने
इक्ता सिस्टम जो है स्टार्ट किया था, जिसको हम इक्तेदार जिसमें मतलब जिसको इक्तेदारी सिस्टम भी कहा गया है। और जो नोबल्स हुआ करते थे उनको इक्तेदार कहा जाता था, जिनको रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है एरियाज दिए जाते थे और वो वहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। उसके बाद अगर हम मुगल्स की बात करते हैं तो जो मुगल टाइम पीरियड था वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था हमारा वो कुछ इस तरीके से था कि एक दीवान अलग होते थे। दीवान यानी कि जो फाइनेंस का काम करते थे, यानी कि उनको दीवानी मिल जाती थी कुछ रीजन्स की, जहाँ से वो फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं, वो दीवान करते थे। मीर बख्शी जो होता था वो आर्मी संभालता था, यानी कि हेड ऑफ आर्मी होता था, जो हेड कमांडर होता था आर्मी का वो मीर बख्शी होता था। और सदर जो जस्टिस का काम करता था, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे जज होते हैं तो उर्दू भाषा में उनको सदर कहा जाता है, जो जस्टिस का काम करते थे। फिर मुगलों ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, ये भी रैंकिंग के बेस पे था कि जो नोबल सबसे ज़्यादा लॉयल्टी दिखाता था उसको एक मनसब जो है, एक एरिया, एक प्रोविनेंस दे दिया जाता था जिस पे वो रूल करता था, यानी कि सिंपली वो टैक्स कलेक्शन का काम वहाँ से वो करता था। और जितना भी जो भी उनके सैनिक हुआ करते थे और जो मतलब उस एरिया में वो काम करता था, क्योंकि जो मुगलों की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, केंद्रीकृत थी, इस वजह से। फिर अगर हम टोडरमल की बात करते हैं तो टोडरमल जो था एक रेवेन्यू रिफॉर्मर था और जो लैंड सर्वे किया करता था और ये प्राइसिंग भी खुद देखता था। अगर आप टोडरमल की बात करो तो आप इसको अकबर के टाइम पीरियड से कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन इन्वेशंस का, इन कॉन्क्वेट का लोगों की लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन्वेशन की बात करते हैं, अटैक की बात करते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे कोई एक ऐसा इंसान जिसको हम नहीं जानते हो या फिर कोई हमारा दूर का रिलेटिव हो या नोन ही क्यों ना हो, वो हमारे घर में आके पहले रहना स्टार्ट करते और रहने के साथ साथ क्या करे कि वो हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट करे। और इंटरफेयर करते करते वो देख रहा है कि लोग जो हैं उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक तरीके से, और उसकी बातों को मान भी रहे हैं कुछ लोग। तो इससे क्या होगा कि हमारे ही घर में उस इंसान का जो हमें उसके हम अगर उसकी मोनोपोली की बात करते हैं तो वो बढ़ती जाएगी, और कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो फिर हमारे ही ऊपर अपना डोमिनेंस जो है करना शुरू, मतलब अपना डोमिनेंस स्टार्ट कर देगा हमारे ऊपर ही। और फिर धीरे धीरे उसके मन में ये भी आ जाएगा कि क्यों ना मैं इस पूरे घर को अपने अकॉर्डिंग चलाऊं, और जब वो इस चीज़ में भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि उस हमारे पूरे घर को कैप्चर कर लेगा। अब इससे क्या होगा, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ज़रा अगर हम ये सोचें कि कोई ऐसा इंसान हमारे साथ आके करे, हम हमारे ही घर में हम पे ये रूल करना स्टार्ट कर दे, तो हमारी जो फ्रीडम है वो हमसे छिन जाएगी। हमारी जो एक इकोनॉमिक लाइफ है, जो हमारे घर की जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो रेवेन्यू की बात करें या फिर हम घर के कामों की बात करें, उन सभी चीज़ों से हमारा अधिकार जो है चला जाएगा, छीन छीन लिया जाएगा उस पर्सन के थ्रू। तो हमारी लाइफ पे क्या इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आज की जनरेशन में अगर ऐसा होता है तो। बट अगर हम इसको अपनी हिस्ट्री से रिलेट करें कि जब जो इन्वेडर्स हुआ करते थे, इन्वेशन करते थे और एक जगह को कॉन्क्वेट कर लेते थे, तो लोगों की लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता था। पहले लोग जिस राजा के साथ रह रहे थे वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस राजा की पॉलिसीज से एग्री करने लगते हैं, और जो राजा है वो भी कहीं न कहीं अपने सिविलियंस के बारे में जानता है, और एक जो सिंपैथी जैसी चीज़ होती है वो कहीं न कहीं उस राजा के मन में होती है। तो इन्वेशन का मेनली एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में। और जो ये हमारा मीडिएवल पीरियड वाला टाइम रहा है, ये पूरा इन्वेशन से भरा हुआ है कि हम देखते हैं कभी कोई और रूल कर रहा है, कभी कोई और रूल कर रहा है। हर राजा चाहता है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे। तो इसका लोगों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। और
पॉजिटिव कम नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर इरिगेशन पे बेस्ड होता है, जहाँ पर लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है और राजा जो है एक टैक्स अमाउंट फिक्स करता है कि आपको इतना टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो वहीं जब औरंगज़ेब जैसे राजा जो आ जाते हैं और अकबर जैसे राजा जो जिज़्या टैक्स को रिमूव कर देते हैं और वो वहीं दोबारा इम्पोज कर देता है, तो इससे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, उनकी फ्रीडम छीन जाती है उनसे। कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है कि हमारे ऊपर टैक्स की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम उस टाइम पे मेजर क्रॉप्स की बात करें कि लोगों के मेजर क्रॉप्स क्या थे, लोग उस टाइम पे क्या कल्टीवेट करना जो ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता था, वो राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉटन एंड शुगर केन थे। टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो मतलब अगर हम ऐसे मटेरियल्स की बात करें जिनकी ट्रेडिंग होती थी, तो टेक्सटाइल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कॉटन की चीज़ें हो गई, सिल्क के कपड़े हो गए। शिप बिल्डिंग होती थी उस टाइम पे, मेटल वर्क किया जाता था, और यही सारी चीज़ें थी कि वो इंडिया को उस टाइम पे फ्लॉरिश कर रही थी, इंडिया को फलने फूलने दे रही थी। और यही रीज़न था कि जो दूसरे रूलर्स हुआ करते थे अदर कंट्री के, वो इंडिया को कॉन्क्वेर करना चाहते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत या मुग़ल एम्पायर की बात नहीं है। अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, या फिर जो मगध मॉडर्न पीरियड की हम बात करें, या फिर मगध एरिया वाले रीजन की बात करते हैं, वो भी यही चाहते थे कि अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करें। और हर राजा यही चाहता था कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें, ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करें, उससे वेल्थ होगी, उसकी फोर्टिफिकेशन बढ़ेगा। तो टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, मेटल वर्क ने भी इंडिया को उस टाइम पर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, और लोग भी जो थे इन्हीं चीज़ों में एंगेज हुआ करते थे। पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे मेन पोर्ट्स थे वो सूरत, कैलीकट, मसूलीपट्टनम, और ये वो पोर्ट्स हैं जहाँ पर सबसे पहले फॉरेन इन्वेशन हुआ था। जब वास्को डी गामा इंडिया आया था 1498 में, वो कैलीकट में ही आया था, और कैलीकट के रास्ते से ही उसने इंडिया में एंट्री करी थी। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें हिंदी सिस्टम, तो यहाँ पर एक मनी ट्रांजैक्शन वाली बात थी, जो बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके कहीं ना कहीं कॉइन सिस्टम आ गया था, जहाँ पे राजाओं ने अपनी मुद्रा जो है स्टैब्लिश कर दी थी। सो सेफ बॉर्डरलेस मनी ट्रांसफर। अब अपनी मुद्राएं स्टैब्लिश करी, अपनी सील बनवानी स्टैब्लिश कर दी उन्होंने। जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो गिल्ड्स होते थे, उनकी भी कुछ अपनी सील्स हुआ करती थी, जिससे वो इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि ट्रांजेक्शन किया करते थे। टेम्पल्स जो हुआ करते थे वो सेंटर ऑफ इकोनॉमी होती थी, यानी कि अगर हम बात करें तो जो टेम्पल्स होते थे वो हमारे कल्चरल और लर्निंग सेंटर हुआ करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जो शाहजहाँ वाला टाइम पीरियड था, तो कहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था। ऐसे ही जो फतेहपुर सिकरी वाला जो फोर्ट है वो इबादत खाना के नाम से मशहूर था। तो उस टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो भी बहुत फ्लॉरिश था, और ये जो है इंडिया को हेरिटेज के कॉन्सेप्ट से और भी ज़्यादा रिच बनाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो सबसे की पॉइंट रहा है इस चैप्टर के अंदर, सो वो है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग मुगल रूल मेनी रीजनल पावर सिस्टम। तो जो मुगल पावर थी, जो मुगल रूल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उनको बहुत सारी रीजनल पावर्स थे, यानी कि लोकल एरियाज में जो लोग रह रहे थे, जैसे कि जो ट्राइब रेबिलियंस थे, जैसे कि जट हो गए, संथाल हो गए, गोंड हो गए, इन्होंने रेसिस्ट किया क्योंकि वो उनसे टॉर्चर हो रहे थे, और मुगल्स का या फिर दिल्ली सल्तनत की बात करें वो उनको डोमिनेट कर रहे थे। सिखिज्म एमर्ज एज अ मेजर फोर्स, और जो सिखिज्म था वो एक पावर की तरह उभर कर आता है, एक ऐसी मुख्य शक्ति निकल कर बनकर आता है कि उन्होंने मुगलों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर सिस्टमैटिक अंडर द मुगल्स, जहाँ पर हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, तो जो
एडमिनिस्ट्रेशन था वो अनस्टेबल था, क्योंकि कभी कोई डायनेस्टी रूल कर रही है, कभी कोई डायनेस्टी रूल कर रही है। बट मुगल टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्टेबल रहा, क्योंकि उन्हीं के जो एंसेस्टर रहे और जो उनके फ्यूचर जनरेशन रही, उन्होंने ही रूल किया। एंड द इकोनॉमी एंड द कल्चरल फ्लरिश्ड। और उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी रही और जो यहाँ का कल्चर था वो और भी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ। अगर आप विजयनगर एम्पायर की बात करो, तो जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स रहे हैं, जो वहाँ पर 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए वो टेम्पल्स उन्होंने टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनवाए। वो लिटरेचर में बिलीव रखते थे, उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखवाए संस्कृत लैंग्वेज में। तो अगर एक टाइमलाइन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर रानी दुर्गावती, जो कि 1564 का जो टाइम पीरियड रहा, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी मुगलों के खिलाफ। 1576 महाराणा प्रताप की बैटल हुई थी, हल्दी घाटी वाली, जो कि हुई थी अकबर के साथ। 1671 अहोम्स ने डिफीट किया था मुगलों को, जो कि बैटल ऑफ सरायघाट कहलाती है हमारी। 1693 में क्या हुआ था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा दल बनाया था। और 19th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को यूनिफाइड किया था, यानी कि उन सब को यूनाइट करके एक अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम ये कहें कि सिखों की असली पहचान उभर कर आई थी इंडिया में। तो इस चैप्टर में हमें याद रखने के लिए क्या चीज़ें हैं? जो रेसिस्टेंस हुए हैं वो चेंजेस लेकर आए हैं इंडिया में, यानी कि रेसिस्टेंस मतलब कि जो लगातार जो विद्रोह किए हैं लोगों ने, जो मुगलों के खिलाफ, जो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, जो लोकल रूलर्स ने और रीजनल लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने जो आवाज़ें उठाई हैं, जो उनके साथ विद्रोह किया, जो उनके साथ लड़ाइयाँ करी है वो। सिखिज्म स्ट्रेंथेड सोसाइटी। सिखिज्म ने सोसाइटी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और जो मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और जो उनकी इकोनॉमी थी, उन्होंने भी इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाया और मजबूत बनाया। साथ में ही जो बाकी के रूलर्स रहे, उन्होंने भी उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने की, शासन करने की पूरी की पूरी कोशिश करी और उस चीज़ को आगे फॉलो किया। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। और आपका चैप्टर 2 जो है 8th क्लास का, रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से ये जो इन्वेशंस हुए और इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बैटल्स हुई और अलग अलग डायनेस्टीज़ ने, एम्पायर्स ने रूल किया, तो इन्होंने किस तरीके से इंडियन टेरिटरी को एक्सपेंड किया। जो एक्चुअल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, किस तरीके से उसकी टेरिटरी को एक्सपेंड करके उसमें और भी प्लेसेस को और भी एरियाज़ को इंक्लूड किया। और आज के टाइम पे जो भारत है और उस टाइम पे जो भारत का नक्शा हमारे पास था, उनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान था पहले, वो इंडिया का पार्ट था। और वहीं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान सेपरेट है इंडिया से, बांग्लादेश सेपरेट है इंडिया से, भूटान अलग है, श्रीलंका अलग है। वहीं अगर हम मीडिएवल पीरियड में जाते हैं, एंशिएंट पीरियड में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सभी कंट्रीज़ जो थे आज के टाइम पे, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। So this is all about the chapter and I hope you all like my videos। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियोस तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।